विज्ञान एक नज़र में कक्षा 10 के लिए क्विक रिवीजन। दोस्तों, इस वीडियो में हम अध्याय नंबर 15 गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में डिस्कशन करेंगे और गोलीय पृष्ठों के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण खोखले गोले को काट करके एक तरफ पॉलिश करके बनाया जाता है और ये दो प्रकार का होता है, अवतल और उत्तल। अगर परावर्तक तल अंदर की ओर दबा है तो अवतल, अगर उठा है तो उत्तल। इसमें कई भाग होते हैं। परावर्तक तल का मध्य एकदम बीचों बीच हिस्से को ध्रुव यानी कि पी कहते हैं, मतलब पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्रुव कहते हैं। ये जिस गोले से काट के बनाया गया होता है उसका वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो त्रिज्या दूरी होती है या फिर उस गोले की जो त्रिज्या रही होती है उसको वक्रता त्रिज्या है कहते हैं। अच्छा, वक्रता केंद्र को कैपिटल सी से दिखाते हैं और इस केंद्र से ध्रुव की दूरी या फिर दर्पण के परावर्तक तल की जो दूरी हुई या फिर कोई भी त्रिज्या रहेगी वही कहलाती है वक्रता त्रिज्या। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य अक्ष कैसे कहते हैं? ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिला करके सीधी रेखा जो काल्पनिक रेखा खींची जा सकती है उसको ध्रुव कहते हैं, वो मुख्य अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष को दिखाने के लिए कोई स्पेशल अक्षर नहीं प्रयोग किया जाता है। द्वारक यानी दरवाज़ा यानी अपर्चर, ये कितना इसका जो डायमीटर होता है वही इसका अपर्चर यानी कि द्वारक होता है। मुख्य फोकस, जहाँ प्रकाश, देखिए मुख्य फोकस थोड़ा सा महत्वपूर्ण बन जाता है। इसको लिखने के लिए आ सकता है कि प्रकाश की किरणें जब समांतर डाली जाती है गोलीय दर्पणों पे तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर एकत्रित होती है या फिर जिस बिंदु से फैलती हुई, प्रसारित हुई या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल में दर्पण के सामने होता है और उत्तल में दर्पण के पीछे होता है। और उसी फोकस से जो ध्रुव की जो दूरी होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं, उसको एफ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फोकस होता है उसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनना है वो हमको ज़्यादा समझना है क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है और इसमें 3 नियम काम करते हैं। पहला नियम हम चित्र के माध्यम से समझेंगे तो हमको याद हो जाएगा और हमको इसको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। भाई, अगर प्रकाश की किरण समांतर मुख्य अक्ष के समांतर डालोगे तो फोकस से होकर जाएगी, उसका उल्टा अगर फोकस पे डालोगे तो वो समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम, अगर आप वक्रता केंद्र से डालोगे तो उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। बहुत सिंपल से 3 नियम होते हैं। इन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम अवतल दर्पण के या फिर अवतल या उत्तल गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंबों के बनने के बारे में यहाँ पर जानकारी एकत्रित करते हैं, मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले बात तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे टोटल 6 स्थितियाँ होती है और याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम उसे ध्यान से देख लेते हैं। अगर ध्यान से देख लेंगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। 6 की 6 स्थितियाँ ऐसे मुँहज़बानी याद हो जाएंगे। तो आइए चलिए बात को समझते हैं। तो भाई, टोटल 6 स्थितियाँ क्यों बनती हैं? हम अगर अवतल दर्पण को देखें तो इसके सामने ही फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है। तो इस प्रकार से कैटेगराइज करते हैं तो हमारे पास एक अनंत होता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र और फोकस का बीच की जगह होती है, फोकस होता है और उसके बाद फोकस और ध्रुव के बीच की एक जगह होती है। तो ऐसे करके टोटल 6 जगह होती है। बारी बारी से जब हम वस्तु को नज़दीक लाते जाएंगे तो प्रतिबिंब पहले फोकस पे बनेगा, उसके बाद दूर होता जाएगा और एट द लास्ट और दर्पण के पीछे बनने लगेगा। ये टोटल 6 स्थितियाँ होती हैं। तो सबसे पहले बात, जब वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा, वस्तु को अनंत पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पे बनेगा। फोकस पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा क्योंकि वास्तव में यहाँ पे प्रकाश की रेखाएँ मिलती हैं। ठीक है। तो 4 चीज़ें टोटल बतानी होती है। पहले बात तो बताना है कि उल्टा बनना है, कि पहले बात कहाँ बना है? फोकस पे बना है। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, कैसा बना है? उल्टा या सीधा? उल्टा बना है। तीसरा, आभासी या वास्तविक? वास्तविक बना है। चौथी चीज़, कैसा बना है? छोटा या बड़ा? तो ये छोटा बना है। और ऐसी चीज़ों में सभी प्रकार से हम यहाँ पे देखते जाते हैं। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा जाता है तो फोकस से थोड़ा सा दूर खसक करके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनने लगता है। उल्टा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने तो बन ही रहा है। ठीक है, स्थितियाँ देख ली हमने। और उसके बाद जो तीसरी स्थिति आ जाती है, अगर आप वक्रता केंद्र पर रख देते हैं तो कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब भी बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। तो ये स्थितियाँ रहती हैं और आपको ये स्थिति याद रखनी है क्योंकि आगे चल करके कुछ क्वेश्चंस में ये, मतलब कुछ स्थितियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब कब बनता है। अगले वाला जो चौथी स्थिति है, जब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब भैया अभी तक वक्रता केंद्र पे बन रहा है तो वक्रता केंद्र के पीछे बनने लगेगा। अब देखिए, वस्तु से बड़ा बनने लगेगा। जब पहले छोटा बनता था फिर वक्रता केंद्र पे रखा तो बराबर हो गया, उसके बाद अब प्रतिबिंब बड़ा बनने लगेगा। जैसे जैसे नज़दीक लाओगे वैसे वैसे दूर जाता जाएगा और बड़ा बनता जाएगा।
तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बन रहा है। ये चार चीज़ें हो गई। अगली वाली स्थिति के बारे में बात करेंगे। पांचवी स्थिति जो है आप फोकस पे रख दीजिए, तब कहाँ पे बनेगा। अब देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वाली दूरी खत्म हो गई, वो अनंत पे बनने लगेगा। जब हमने फोकस पे रखा वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इसके बाद एक अंतिम स्थिति आ जाती है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। इस स्थिति में जब रखते हैं तो भाई अनंत वाली जगह तो खाली हो चुकी है, वहाँ पे भर चुका है, अब वहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, तो दर्पण के पीछे बनने लगता है। तो भैया यहाँ पे जब रखते हैं वस्तु को ध्रुव और फोकस के मध्य में, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा बनता है। ऐसी स्थिति, थोड़ा सा बड़ा नहीं कहेंगे, वस्तु से बड़ा बनता है, ऐसा आप कहेंगे। और छोटा सा हम देख लेते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा सा ज़रूरी होता है कि भाई यहाँ पे दाढ़ी बनाने के काम में आता है, दांत और नाक और गले की जांच करने के लिए काम में आता है, सौर भट्ठियाँ बनाने के काम में आता है, और अपन जो टेबल लैंप होता है उसमें काम में तो आता ही है, और जो भी हेडलाइट होती है जहाँ पे भी, वहाँ पे ये काम में आता है। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में जानेंगे। इसमें देखिए टोटल दो स्थितियाँ होती हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भाई बात ये होती है कि ये रहा हमारा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती बनाया गया है। हम इस प्रतिबिंब इस को देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे बाहर की ओर कलई कर दिया है, अंदर की ओर कलई करना चाहिए था, उसको थोड़ी सी गलती हो गई। तो अगर ऐसा देखेंगे तो इसका फोकस भी पीछे है, वक्रता केंद्र भी पीछे है, तो आगे की जिधर वस्तु रखनी है उधर कोई स्थिति बन नहीं रही है, कोई बड़ी चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो भैया एक अनंत हो गया, एक अनंत और ध्रुव के बीच वाली स्थिति हो गई है, ठीक है। एक अनंत हो गया, अनंत और ध्रुव के बीच यानी कि कुछ निश्चित दूरी पे हो गया। ये दो स्थितियाँ बन पाती है, इसके अलावा कुछ बन नहीं पाता है। इस वजह से यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे बनता है। तो सबसे पहले वस्तु को जब अनंत पे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। अब दर्पण के पीछे जब बन रहा है तो आभासी बनेगा। देखिए दर्पण के जब भी पीछे बनता है तो आभासी बनता है और सीधा ही बनता है, तो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, वस्तु से यहाँ पे छोटा बन रहा है, ठीक है। और दर्पण के पीछे अब कहीं पे भी बना दीजिए। अब फोकस पे यहाँ पे रखना ज़रूरी नहीं है, फोकस पे कहना ज़रूरी नहीं है, तो फोकस हम कहेंगे भी नहीं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि फोकस पे बन रहा है। और दूसरी स्थिति जब आती है कि जब वस्तु को थोड़ा सा नज़दीक लाया जाता है, यानी अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। तो ये टोटल दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। तो आपको इनको थोड़ा सा याद रखना है, समझ के रखना है, और बस ये काम हो गया। और इनका उपयोग जो किया जाता है ये साइड मिरर के रूप में किया जाता है, पीछे देखने के लिए, ठीक है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये देखिए क्या कहते हैं कि कम क्षेत्र में काफ़ी छोटे जगह में बहुत बड़े चीज़ को ये दर्शा देते हैं, दिखा देते हैं। तो ये बात होती है। अब आगे बात कर लेते हैं चिन्ह परपाटी की। चिन्ह परपाटी मतलब कि भाई वस्तुओं को जहाँ रखा जाए, किधर रखा जाए। देखिए जो भी दर्पण होता है उत्तल या फिर अवतल लीजिए, वहाँ पे इसके पी को हम मुख्य अक्ष मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ के रखी है। अब इधर की ओर आएंगे तो माइनस, इधर की ओर जाएंगे प्लस, ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस, नीचे की ओर जाएंगे तो माइनस। सिंपल सा वही जो आपने याद करके रखा है निर्देशांक ज्यामिति में, वही चीज़ होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है, इधर की ओर रखा जाता है। प्रतिबिंब आप कहीं पे भी बनाएं, मतलब वो तो अपने अकॉर्डिंग बनेगा, लेकिन वस्तु को आप इधर की ओर रखेंगे। इसलिए वस्तु की जो दूरी होती है कि वस्तु की जो ध्रुव से दूरी या फिर कुछ भी आप वस्तु की स्थिति के बारे में जब भी लिखते हैं तो वो ऋणात्मक लिखते हैं। और वस्तु की जब लंबाई रखनी हो तो ये देखिए ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव रहती है, ये हमेशा फिक्स रहता है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि जो फोकस दूरियां हमको लेनी होती है वो उत्तल दर्पण के लिए प्लस में रहेगी, अवतल के लिए माइनस में रहेगी। उत्तल के लिए प्लस में, अवतल के लिए माइनस में। ये हमेशा लेंस और दर्पण दोनों जगह पर काम करता है, तो आपको ये याद रखना है। और बाकियों को यहाँ पे ये जो पूरी लिस्ट बना के दी गई है, इसको याद करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये याद रखना है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इनका बहुत बढ़िया अच्छा सा प्यारा सा रिलेशन होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आप चाहे तो इनके निगमन को भी देख सकते हैं, ये एक बार को पढ़ सकते हैं, ये भी एग्ज़ाम में आए हैं, ठीक है। अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए ये कहा गया है, ठीक है। इसके लिए मैं कोई और वीडियो लाऊंगा,
ताकि हम इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर सकें। फिलहाल तो हम यहाँ पे फोकस दूरी को कहेंगे वक्रता त्रिज्या की आधी है। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहूँ कि एक दर्पण की फोकस दूरी 10 है तो ये वक्रता त्रिज्या क्या है, 10 का दुगुना हो जाएगी उसका वक्रता त्रिज्या। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि कौन सा वक्रता त्रिज्या है, कौन सी फोकस दूरी है, और हमको 2 से गुणा करना है कि या फिर 2 से भाग करना है। अब गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है उसके बारे में जान लेते हैं। U क्या होता है, ये होता है वस्तु की स्थिति, वस्तु का दर्पण से कितनी दूरी है। V क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे। F क्या है, फोकस दूरी है, मतलब दर्पण की फोकस दूरी। इन सभी के लिए जो संबंध होता है वो उत्तल या अवतल दर्पण दोनों के लिए ही 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। या फिर आप यहाँ पे देखिए 1/v और u प्लस 1/v इजकल टू 1/f। हम इसको 1/f प्लस इजकल टू 1/u प्लस 1/v कहते हैं। u को पहले रखना, v को बाद में रखना, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जब लेंस को पढ़ते हैं तो यहीं प्लस की जगह अपना माइनस आ जाता है और u आगे रहता है, v पीछे ही रहता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आपको इसको ऐसे ही सीक्वेंस में याद रखना है। हालांकि इसका भी निगमन आपसे पूछा जाता है तो आपको इसका निगमन भी याद रखना है, और इस निगमन के लिए हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। जब भी प्रतिबिंब बनाया जाता है तो उसका आकार थोड़ा सा बड़ा या छोटा हो सकता है उसी आकार के अनुपात को, ठीक है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके लिए जो फार्मूला होता है m बराबर h' यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर -v/u यानी कि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी या फिर दर्पण से दूरी बटे वस्तु की दर्पण से दूरी। ये आपको फार्मूला याद रखना है। इसका प्रयोग और दर्पण सूत्र का प्रयोग और टोटल 3 फार्मूले ही हैं जिनका प्रयोग हम आगे इस कुछ पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है और इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं और आगे भी अगले किसी वीडियो में हम आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।